हेलो फ्रेंड्स। टीचिंग एंड लर्निंग में आज हमारा टॉपिक है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो क्या होती है, हम किसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं और इसे हम किन आधार पर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी गुण एक तरह समान नहीं होते। यहाँ तक कि एक जुड़वा बच्चा भी हो, अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उन दोनों बच्चे में भी किसी न किसी तरह से विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भेद या भिन्नता का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धियों, व्यक्तित्व के गुण आदि में भिन्नता से है। जेम्स डेवर के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा ने शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। इसी के कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ। अब यह निर्विवादित रूप से समझा जाने लगा है कि बालक को जाने बिना उसकी शिक्षा की दृष्टि से किया जाने वाला प्रयास 100% सफल नहीं हो सकता। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता जो भी होती है या उनकी जिसमें रुचि होती है उस आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी जो छात्र होते हैं उनकी विभिन्नता के अनुसार अलग अलग छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार और उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनको जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो उस प्रकार जो हमारी जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है उससे हमको 100% आउटपुट प्राप्त होता है। शिक्षार्थियों में भिन्नता को समझने के अनेक आधार अग्रलिखित हैं। यानी जो भी विद्यार्थी हैं उनको उनमें जो भी विभिन्नता है उनको हम अनेक आधारों पर समझ सकते हैं। इसमें पहला आएगा अधिगम की शैली। यानी जो छात्र हैं वो जिस शैली में सीखते हैं, किसी चीज़ को लर्न करते हैं, उस शैली के आधार पर उनको हम विभाजित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की सीखने की शैली उस अधिमान्य तरीके को संदर्भित करती है जिसमें छात्र जानकारी को अवशोषित करता है, प्रक्रिया करता है, समझता है और उसे बनाए रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अधिगम शैली होता है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और हर कोई अपनी गति से और अपने तरीके से जानकारी संसाधित करता है। अनुसंधान में पाया गया है कि 7 प्रकार की सीखने की शैलियाँ या श्रेणियाँ हैं जो हर किसी में पाई जाती है। इसमें पहला आएगा दृश्य। इस शैली में शिक्षार्थी में समझ पैदा करने के लिए विचारों को मूर्त रूप दिया जाता है जिससे प्रत्यक्ष रूप से देखकर जानकारी संसाधित कर सके, जैसे कि चित्र, मानचित्र, आकृति, नमूना इत्यादि का प्रयोग करके। जैसे छोटे बच्चे को भी होता है ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में उन लोग को कोई चीज़ की पहचान करानी होती है तो हम प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु को दिखाकर उसकी हम पहचान कराते हैं। श्रवण संगीत। ओरल लर्निंग एक अनूठी प्रकार की सीखने की शैली है, लेकिन उसका प्रयोग उन लोगों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से ध्वनि का जवाब देते हैं। श्रवण विद्यार्थियों में अक्सर संगीत और भाषण में नोट्स और स्वर को अलग करने के लिए एक उच्च योग्यता होती है। तीसरा अधिगम शैली है मौखिक सीखने वाला। मौखिक सीखने में लिखना और बोलना दोनों शामिल है। मौखिक शिक्षार्थियों को पढ़ने और लिखने, शब्द के खेल और कविताओं के लिए प्राथमिकता हो सकती है। मौखिक शिक्षार्थी शब्दों की एक विशिष्ट श्रेणी के अर्थ को जानते हैं, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और अपने प्रदर्शनों की सूची में जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से नए शब्दों की तलाश कर सकते हैं। मौखिक शिक्षार्थी अक्सर जो है पत्रकारिता और लेखन, प्रशासन, कानून और राजनीति में करियर तलाशते हैं।
चौथा अधिगम शैली है तार्किक एवं गणितीय शिक्षार्थी। अधिकांश गणितीय सीखने वाले प्रोग्रामिंग, अकाउंटेंसी, विज्ञान अनुसंधान और अन्य संख्या और पैटर्न उन्मुख करियर के प्रति वो उन्मुख होते हैं, यानी उन सब क्षेत्रों में वे अपने करियर की तलाश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सीखने का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो सामग्री या कौशल के पीछे के कारण को समझना चाहते हैं, यानी वो उनमें तर्क वितर्क की क्षमता ज़्यादा होती है। पांचवा अधिगम शैली है शारीरिक या काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी। आमतौर पर हाथ से सीखने वाले किनेस्थेटिक्स विषय की सामग्री के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना पसंद करते हैं। शारीरिक विद्यार्थियों से जुड़े कुछ गुणों में शारीरिक शिक्षार्थियों से जुड़े कुछ गुणों में शामिल हैं। उनके हाथ गंदे हों, ऊर्जावान, उंगलियों को हिला सकता है या पैरों को हिला सकता है, लड़ाई उन्मुख और आउटगोइंग पढ़ने और लिखने का चित्रण हो सकता है। 6 अधिगम शैली है छठा सामाजिक और पारस्परिक शिक्षार्थी। सामाजिक शिक्षार्थी समूहों और सहयोग के प्रति प्राथमिकता दिखाते हैं। कुछ, लेकिन सभी नहीं, एक समूह के प्रति नेतृत्व की ओर प्रवृत्त होंगे। इनके गुण में शामिल होते हैं ये एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, अच्छा संदेशवाहक होते हैं, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण उनका एक प्रमुख गुण होता है। शिक्षार्थियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी शिक्षकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी सामाजिक शिक्षार्थी अतिरिक्त या उच्च संप्रेषणीय नहीं हैं, और यह कि वे दृश्य, श्रवण, मौखिक, तार्किक या शारीरिक विद्यार्थी भी हो सकते हैं, शारीरिक शिक्षार्थी भी हो सकते हैं। पारस्परिक पहलू शायद उन सेटिंग का बेहतर वर्णन करता है जिसमें वे जानकारी को अवशोषित करने के बजाय सबसे अधिक आरामदायक होते हैं। इस प्रकार शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक शिक्षार्थियों के बीच विभिन्नता के बारे में जानना चाहिए। उदाहरण के लिए, सामाजिक का मतलब सख्ती से मौखिक नहीं है। कुछ सामाजिक शिक्षार्थी समूह सेटिंग में सुनना पसंद करते हैं, न कि अपने दम पर। 7वां एकांत और परिचयात्मक शिक्षार्थी। एकात्मक शिक्षार्थी दृश्य, श्रवण, मौखिक या तार्किक शिक्षार्थी हो सकते हैं। एकांत छात्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने से यह सुनिश्चित होगा कि वे पूरी तरह से लगे हुए हैं। इन शिक्षार्थियों में स्वतंत्र, आत्मविश्लेषी व निजीपन का गुण होता है। आत्मनिरीक्षण करने वाले शिक्षार्थी आत्मनिर्णय या प्रेरणा के साथ साथ एकांत कार्यभार के साथ करियर के लिए अग्रसर हो सकते हैं, जैसे कि शोधकर्ता, लेखक, प्रोग्रामर व कोडक। व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा आधार हो सकता है सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ। पहला क्या था? अधिगम शैली थी। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अधिगम पर प्रभाव डालता है। कुछ शिक्षार्थी समूह में अध्ययन करना पसंद करते हैं तो कुछ अकेले। शिक्षक को अपने छात्रों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हम उनके अनुसार वातावरण को संगठित कर सकते हैं। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता में वर्ग, रेस, योग्यता, भिन्न अधिगम शैली व परिस्थितियाँ, आयु, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता एवं अन्य आयाम शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों की गृह भाषा का प्रभाव। जो भी विद्यार्थी होते हैं उनमें विभिन्नता जो है उनकी गृह भाषा के आधार पर, गृह भाषा के कारण भी उनमें विभिन्नता हो सकती है। यानी हम सभी के पास कम से कम एक भाषा है जिसे हम सबसे अच्छी तरह से समझते और संवाद करते हैं। हालांकि हम में से कुछ
हम में से कुछ अधिक हो सकते हैं। इसे मातृभाषा, घरेलू भाषा या प्राथमिक भाषा भी कहते हैं। यह वह भाषा है जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, वह है जिसमें हमारे लिए खुद को व्यक्त करना और दूसरों के साथ संवाद करना सबसे आसान है। हालांकि शोध के निष्कर्षों से लगातार पता चला है कि विद्यार्थियों की शुरुआती ग्रेड के वर्षों में शिक्षा में अपने घर की भाषा का उपयोग करने से लाभ होता है। फिर भी कई विकासशील देश अपने स्कूलों में शिक्षण के लिए अन्य भाषाओं का उपयोग करना जारी रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग करना पाठ्यक्रम सामग्री की बेहतर समझ और स्कूल के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टि की ओर जाता है। यानी जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, अगर वो हमारी मातृभाषा में होती है तो हम उसको ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। इससे जो है स्कूल के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। इसके कई कारण हैं। इसमें पहला, स्कूल में सीखना शुरू नहीं होता है। स्कूल में सीखना शुरू नहीं होता, शिक्षार्थियों की घर की भाषा में सीखना शुरू होता है। यानी हमारा प्रथम स्कूल जो होता है वो हमारा घर होता है, और हमारी जो प्रथम शिक्षक होती है वो हम माता को जो है प्रथम शिक्षक कहा जाता है। यानी कुछ भी जो एक स्टार्टिंग में सीखना होता है वो हम अपने घर पर ही सीखना शुरू करते हैं, जो कि हमारी मातृभाषा में शुरू होता है। हालांकि स्कूल की शुरुआत इस सीखने की एक निरंतरता है। यह शिक्षा के मोड़ में महत्वपूर्ण बदलाव भी प्रस्तुत करता है। स्कूल शुरू करने पर बच्चे खुद को एक नए भौतिक वातावरण में पाते हैं। कक्षा नई है, अधिकांश सहपाठी अजनबी हैं। अधिकार का केंद्र शिक्षक भी एक अजनबी है। सीखने का संरचित तरीका भी नया है। घर पर जो है वो हम असंगठित तरीके से सीखते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक पाठ्यक्रम होता है, यानी वो संरचित तरीके से हम कुछ भी वहाँ पे सीखते हैं। अगर इन चीज़ों के अलावा बातचीत की भाषा में अचानक बदलाव होता है तो स्थिति काफ़ी जटिल हो सकती है। दरअसल यह बच्चों की प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। दूसरा कारण है, शिक्षार्थियों की घरेलू भाषा का उपयोग करके शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होने की अधिक संभावना है। यह शिक्षार्थियों को सुझाव देने, सवाल पूछने, सवाल के जवाब देने और उत्साह के साथ नए ज्ञान को बनाने और संवाद करने की अनुमति देता है। संक्षेप में हम देखें तो इससे सीखने वाले सीखने की प्रक्रिया में अधिक शामिल होते हैं और बुनियादी साक्षरता कौशल के विकास को गति देते हैं। निर्देश की भाषा एवं उनका शिक्षण में प्रयोग। स्कूल में या बाहर निर्देश की भाषा या माध्यम शिक्षा प्रणाली के मूल पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को संदर्भित करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उचित भाषा का चयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मौखिक संचार में भाषण व्यवहार में तीन भाषा हो सकती है। यानी जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनकी भाषा जो है वो तीन हो सकती है। इसमें पहला मातृभाषा, दूसरा द्वितीयक भाषा जो कि हम औपचारिक रूप से सीखते हैं मातृभाषा में, भाषा जो कि हमने अपने घर समुदाय से सीखी है तथा जिसमें हमें विचार आते हैं, संप्रेषण करते हैं, सूचनाओं को समझते हैं, प्राथमिक या घरेलू भाषा होती है। द्वितीयक भाषा यह औपचारिक रूप से कक्षा में सिखाई गई भाषा होती है। बहुभाषावाद एक व्यक्तिक स्पीकर या सामुदायिक वक्ता की तीन या अधिक भाषा में संप्रेषण करने की योग्यता है। इसमें अगला विभिन्नता का आधार हो जाएगा संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर विभिन्नता को समझना, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एबिलिटी के आधार पर भी हम विभिन्नता को समझ सकते हैं। तो संज्ञानात्मक क्षमता को एक सामान्य मानसिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें तर्क, समस्या को हल करने, योजना, अमूर्त सोच, जटिल विचार समझ और अनुभव से सीखना शामिल है।
संज्ञानात्मक योग्यता में विभिन्नता के आयाम। संज्ञानात्मक योग्यता में विभिन्नता के आयाम यानी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, इसमें जो डिफरेंस होते हैं इनको हम किन आयाम पे विभाजित करते हैं। इसमें पहला बुद्धि, अभिक्षमताएं, सृजनशीलता, शैक्षिक उपलब्धि। बुद्धि यह विभिन्नता का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सभी विद्यार्थियों की बुद्धि क्षमता और बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, यानी जो उनका इंटेलिजेंस लेवल होता है, जो उनका आईक्यू होता है, वो जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो सभी व्यक्तियों में या सभी छात्रों में अलग अलग होती है। बुद्धि को संज्ञान का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, अतः इसे ध्यान में रखकर ही एक शिक्षक को अधिगम शिक्षण प्रक्रिया करनी चाहिए। दूसरा, अभिक्षमताएं। प्रत्येक अधिगमकर्ता में अभिक्षमता एप्टीट्यूड के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ छात्र अधिक प्रखर बुद्धि वाले होते हैं तथा उनकी अभिक्षमता की सामान्य छात्रों से अधिक होती है, अतः शिक्षक को यहाँ उनके अभिक्षमता को समझकर उनका पहचान कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करनी चाहिए। यानी अगर हम एक ही कक्षा को देखें तो उसमें कुछ छात्र जो होते हैं वो औसत से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और कुछ जो होते हैं वो औसत छात्रों से कम, यानी उनकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी होती है। तो इस प्रकार हमको ऐसा शिक्षण इस प्रकार करना चाहिए ताकि जो एकदम स्लो लर्नर है उनको भी वो चीज़ें समझ में आए, और इतना भी स्लो नहीं करना चाहिए कि जो तेज़ बुद्धि वाले हैं, जो बुद्धिमान छात्र हैं, उनको वो चीज़ बोरिंग लगे। सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता की प्रासंगिकता की बात करें तो बालकों के सही मूल्यांकन के लिए शिक्षकों का सृजनशील छात्रों का पता लगाना आवश्यक है। शिक्षक सृजनशील बालकों का पता लगाकर उनके कक्षागत समस्याओं का निराकरण उनकी शैक्षिक, व्यावहारिक एवं मानसिक क्षमता के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। चौथा है शैक्षिक उपलब्धि, यानी उनका एजुकेशनल अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट जो होता है उसके आधार पर शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है, और किसी सीमा तक यह सत्य भी है, परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उनकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियों आदि पर भी निर्भर करता है। यानी अक्सर अगर कोई एक छात्र किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम पाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बुद्धिमान नहीं है, हो सकता है उस सब्जेक्ट में उसकी रुचि ना हो। एक शिक्षक ही सही मायने में विद्यार्थी के बहुआयामी गुणों एवं विद्यार्थियों को समझता है एवं उनके अनुसार यह शिक्षण क्रियाओं को संचालित करता है।